अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले 30 घंटे के भीतर इस देश ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल टकराव राजनीतिक रूप से देश की लोकसभा के भीतर देखा है और ये टकराव दो बहुत ही हाई प्रोफाइल लीडर्स के बीच हुआ है और पूरे देश भर में ये हाई प्रोफाइल टकराव चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी ने अडानी समेत कई मुद्दों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, तो आज प्रधानमंत्री ने स्वयं सामने आकर जवाब दिया और जवाब भी 1 घंटा 13 मिनट का लंबा, सभी विषयों को समेटे हुए और राहुल गांधी को करारा जवाब। बहुत अरसे से दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन लोकसभा में जो कुछ भी हुआ पूरे देश भर में ये पूरी बहुत ज़बरदस्त चर्चा और डिबेट का विषय बना हुआ है। आज की परिचर्चा हम इसी विषय पर केंद्रित करने वाले हैं। बहन भाइयों, लोकसभा के भीतर कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के स्टार नेता और 3500 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी ने कल लोकसभा में अडानी समेत कई मुद्दों पर केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी। हर तरह के आरोप प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार, राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर, सिस्टम पर, एजेंसीज पर लगाया और राजनीतिक भी कई बड़े आरोप चस्पा किए। तो उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे, तो प्रधानमंत्री ने आज जवाब दिया, करारा जवाब दिया, लंबा जवाब दिया, विस्तृत जवाब दिया। तो राहुल गांधी का वार और प्रधानमंत्री का पलटवार पूरे देश भर में ये एक बेहद विस्तृत चर्चा का विषय है। जो कुछ भी टकराव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच हुआ, इस टकराव से ये बात अहम है कि राहुल गांधी अब विपक्ष के सिरमौर हैं, अब विपक्ष के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, जो लोकसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी को और उनके सबसे बड़े नेता को ओपनली चैलेंज कर सकते हैं, उन्हें घेर सकते हैं। पूरा विपक्ष राहुल गांधी के पीछे खड़ा नजर आया, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में भी किया कि जो काम भारत की जनता नहीं कर पाई, ईडी ने कर दिया। विपक्ष एक हो गया, इकट्ठा हो गया। क्यों? ईडी की वजह से, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना। तो क्या कारण है? और हमें इसके कारणों की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये दो नेता देश की राजनीति के इन दिनों धुरी बने हुए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उनका रीबर्थ हुआ, रीबॉर्न हुए हैं। 3500 किलोमीटर की लंबी राजनीतिक सामाजिक यात्रा के बाद राहुल गांधी पहले से कहीं तार्किक और कहीं ज़्यादा हमलावर और फोकस्ड हैं, कूल कॉम कंपोज्ड हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत दिनों के बाद तेवर में दिखे। इसमें तेवर भी था, इसमें मजाक भी था और मुद्दों पर जवाब देने की उनकी अपनी अदा, उनकी अपनी शैली। तो अब यह माना जाए कि 2024 का मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने की स्थिति में आज की डेट में कोई है तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी कामयाब होते हैं, नहीं होते, ये एक अलहदा विषय, एक बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरे हैं। वोट के दृष्टिकोण से अभी भले ही कांग्रेस पीछे हो, लेकिन मुद्दों पर घेरने और फोकस रहने की जो राहुल गांधी की स्टाइल है, वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए मजबूर करती है। इसलिए 3 दिन सदन बाधित रहने के बाद फाइनली 2 दिग्गज नेताओं ने इस विषय पर अपनी बात रखी और चर्चा भी हुई। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यही हमें एनालिसिस करना है। ये इसी बात का हमें विश्लेषण करना है कि राहुल गांधी क्या अपनी बात उस आम जनता तक पहुंचा पाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कोर वोटर है, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के उन तीखे और फोकस किए गए आरोपों का जवाब दे पाए हैं, जनता तक सफाई जा पाई है। आज हम परिचर्चा में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि कौन किस पर, किस मुद्दे पर, किस इरादे के साथ और कहां पर
सफल हुआ, शेर व शायरी भी बहुत हुई है। लेकिन आम जनता में क्या संदेश आ गया है? क्योंकि दोनों नेता बड़ी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि दोनों को पता था कि ये स्पीच करोड़ों लोगों तक जाने वाली है। प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद राहुल गांधी ने एक बात कह दी कि जवाब तो दिया नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो इस पर आगे की चर्चा पड़नी। पर एक बात ये जरूर रही कि उन विषयों पर भी चर्चा हुई जिन विषयों पर चर्चा से हर कोई बचने की कोशिश कर रहा था, वो भी विषय चर्चा में आए, उन पर भी बात हुई। तो हम इन दोनों पहलुओं को समझेंगे कि कौन नेता, राहुल गांधी क्या भारत की जनता को समझाने में कामयाब हुए कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में गड़बड़ियां हैं, उन्होंने फेवरिज्म किया, उन्होंने गड़बड़ियां की, उन्होंने गलतियां की। पब्लिक की जो एस्पिरेशन है, जनता की जो आकांक्षाएं हैं करोड़ों लोगों की, क्या उसकी प्रतिपूर्ति हुई? और यह भी समझेंगे कि क्या राहुल गांधी समझा पाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझा पाए। यही आज डिबेट का केंद्रीय बिंदु है। मैं चाहता हूं कि आप पहले इन लोगों के स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है। तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो आज लोकसभा में कई बार तनाव फैला, कई बार गुस्सा भी हुआ और कई बार लोगों की हंसी भी निकली। लेकिन ये हाई प्रोफाइल टकराव राजनीतिक रूप से बहुत ही दिलचस्प रहा है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, और आलोक कुमार बहुत ही जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया उनका जवाब तो मिला नहीं लोकसभा के भीतर। उन मुद्दों को स्किप करके 2004 से 2014 के बीच की स्टोरी बताई गई। नहीं, केवल 2004 से 14 की स्टोरी नहीं बताई गई, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण का समापन 2047 में भारत कैसा हो इस बात के संकल्प के साथ किया कि भारत जब 100 वर्ष अपने बनाएगा, अपनी आजादी के 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो भारत विकसित भारत बने। इसके लिए उन्होंने आह्वान किया विपक्ष का भी, पूरे देश का, संसद के पटल के माध्यम से। देखिए, मेरा एक बहुत विनम्रता से आग्रह है, आज प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के 2004 से लेकर के 2014 तक के बारे में भी बताया, और 2014 से लेकर के आज 2023 तक के बारे में भी बताया कि कैसे नकारात्मकता बनाम सकारात्मकता का माहौल है। कैसे एक समय था जब लखनऊ की कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ करते थे, बनारस में बम ब्लास्ट होता था, जयपुर में और अहमदाबाद में बम ब्लास्ट होता था।
कैसे आतंकी छाया पूरे देश पर होती थी और कैसे आज पूरा देश सुरक्षित है, क्योंकि हमने आतंक को आज उसकी आंखों में आंखें डाल करके चुनौती देने का काम किया है। और आज इसलिए देश में रिहायशी इलाकों में कहीं किसी प्रकार की कोई आतंकी वारदात नहीं हुई है। यह परिवर्तन आया है। मुझे लगता है इस देश में जो सकारात्मक वातावरण बना है, जो एक आशा का संचार हुआ है, आज प्रधानमंत्री के उस भाषण ने उस बात को और बढ़ाने का काम किया है। आज केवल प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियां ही नहीं गिनाई, बल्कि खामियों के साथ में एक तुलनात्मक का अध्ययन रखा है कि 2004 से 2014 तक कैसी सरकार थी और 2014 से लेकर के 2023 तक हमारी सरकार कैसी चली है। मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए जब वो सत्ता में हो तो उसके लिए आवश्यक होता है कि वो जनता के सामने जवाबदेही अपनी सुनिश्चित कराए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह जवाबदेही सुनिश्चित करा करके रखा है। मैं फिर एक बात कहूंगा, इस चर्चा में भी आगे बात बढ़ेगी कि जब भी हम कोई बात कहें तो उसके पीछे तथ्यात्मक आधार होने चाहिए, कुछ साक्ष्य होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार सीरियल ऑफेंडर हो गई है कि एक बात कहती है और कहने के बाद कोर्ट में जाकर के माफी मांगती है, यानी इस बात के पीछे रिलेवेंसी नहीं है। 3 ऐसे मसले हैं जिसमें आज राहुल गांधी जमानत पर रिहा है, यानी अपने कही गई गलत बातों के लिए उनको न केवल कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है बल्कि जमानत पर रिहा होना पड़ा है। राफेल के पूरे मसले पर लगातार पूरा कैंपेन डिजाइन करके चलाया, और अब इसी तरह से फिर बहुत बारी मैं बीजेपी के नेताओं को सुनता हूं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, राहुल गांधी को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी हमले कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक वो सब राहुल गांधी पर ही फोकस्ड होते हैं। देखिए, हम चाहे जितना इस बात को इनकार करें कि राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि इस देश में विपक्ष के नाम पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के भीतर सबसे बड़ी अथॉरिटी अभी भी राहुल गांधी की है। तो ऐसी स्थिति में जब पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पीछे खड़ी है, तो राहुल गांधी के तमाम ऐसे स्टेटमेंट जिन पर मीम्स बनते हैं, जोक्स बनते हैं, हमको उस पर रिएक्ट करना पड़ता है। उस पर तो क्या 3500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा ने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बारे में आप लोगों के चिंतन में तब्दीली लाई है? उसमें केवल राहुल गांधी के भीतर तब्दीली आई है। राहुल गांधी जो पहले ठंड से डरा करते थे, पहले जैकेट स्वेटर पहना करते थे, वो ठंड से डरना उन्होंने बंद कर दिया। अब वो टी शर्ट पहन करके है। उनके चेहरे में तब्दीली आई है, उन्होंने अपनी दाढ़ी बड़ी कर ली है। बाकी कोई बड़ी तब्दीली ना कांग्रेस पार्टी के भीतर आई है। आपको पहले वाले राहुल गांधी ठीक लग रहे थे कि अभी वाले? समसामयिक राजनीतिक परिवेश में आई है। देखिए, हमारे लिए तो राहुल गांधी तब भी वैसे ही थे, अब भी वैसे ही है। 9 दिन चले अढ़ाई को, सारा प्रयास करने के बाद भी इतनी खर्च वाली यात्रा, यानी सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक दिए उन्होंने, इतनी लंबी यात्रा लेकर के चले, लेकिन उसके बावजूद जहां थे वहीं खड़े रह गए। बल्कि उसमें कहीं धन्यवाद आपका राकेश जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में नकारात्मक तौर पर अलावा सकारात्मक नहीं हुआ। आपके अन्य विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। अंशु अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। अंशु, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको करारा जवाब लोकसभा के भीतर मिल गया होगा। ब्रजेश जी, देखिए, 2004 से और 2014 की बात की प्रधानमंत्री जी ने, राकेश त्रिपाठी जी भी उनकी बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन जिन 2004 से 14 की बातें श्री राहुल गांधी जी ने प्रश्न के माध्यम से जो जनता के प्रश्न थे उठाए, उस पर तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते नहीं, उस पर तो छुई-मुई हो जाते हैं। जिससे छुई-मुई नहीं होती, उसको अगर आप जनता के सवालों से छू दीजिए तो मुरझा जाती है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे जिस तरीके की निराशा थी, उनके पास शब्द नहीं थे कि उन पर वो कुछ बोल पाए। हाँ, ये बिल्कुल है कि राहुल गांधी जी लगातार जब से वो सक्रिय राजनीति में है, तब से उन्होंने एक अपना एक स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स का रखा है, एक अपनी राजनीतिक शुद्धता मर्यादा रखी है कि वो जनता के मुद्दों से कभी भी इधर और उधर नहीं गए हैं, शुरुआत से और अभी तक, और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत हैं, ये पंडित नेहरू गांधी के सिद्धांत हैं, जिस पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। तो जो 2004 की तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या करें ऐसा जिससे आप संतुष्ट हो जाएं? आज 1 घंटा 13 मिनट बोले, आप संतुष्ट नहीं है उससे? पार्लियामेंट में, संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने भी तो यही बात कही कि 2004 में एक शख्स अडानी जो अमीरों की लिस्ट थी उसमें 609 नंबर पर था। आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया? देश की अर्थव्यवस्था तो नीचे जाती रही, देश पे कर्ज बढ़ता चला गया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, लेकिन अडानी जी कहां पहुंच गए? विश्व के सबसे अमीर आदमी जो टॉप 3 की लिस्ट थी उसमें पहुंच गए। तो 609 यानी सबसे पीछे से वो तीसरे पर पहुंच गए।
और देश का जो नौजवान है उसकी आय बढ़ती चली गई, देश में बेरोजगारी बढ़ती चली गई। तो आपने प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच का जो कालखंड है, दशक है, लॉस्ट डिकेड के नाम पर जाना जाएगा, घोटाला दशक के नाम से जाना जाएगा। देखिए, और उस दौरान आपकी हुकूमत थी केंद्र में 10 साल। ब्रजेश जी, इस बार घोटाला तो हुआ ही नहीं, इस बार तो पूरा उठाकर दे दिया गया। घोटाला तो वो होता है कि जहां पर काम का कुछ हिस्सा करप्शन होता हो या इस तरह से होता हो, पूरा सब कुछ उठाकर दे दिया गया अडानी जी को। सड़क हो, ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, पोर्ट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, कोल माइन हो, कहीं भी आप देख लीजिए। तो इस बार घोटाला तो हुआ ही नहीं, पूरा पैकेज दे दिया गया। इस बार तो प्रधानमंत्री जी उनके जहाज से घूमना शुरू कर दिए। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया की बात करते थे भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी का ये फ्लैगशिप कार्यक्रम था स्टार्टअप। तो अब कांग्रेस की आगे क्या प्लानिंग है? राहुल गांधी का स्टेटमेंट, उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया, ये इशू क्लोज समझा जाए, बंद? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करने वाले हैं? इस देश का नौजवान इस बात को जानना चाहता है कि जो स्टार्टअप इंडिया की बात की थी कि जिससे नए लोग आगे बढ़े, वो तो कहीं पर दिखाई नहीं दी। उनके मन में तो ये प्रश्न है कि अडानी ने ऐसा क्या किया है, अडानी के ऐसे क्या रिश्ते हैं जिसकी वजह से वो 609 से तीसरे नंबर पर पहुंच गए। और देश का नौजवान तो कोई भी, आप एक धन्यवाद आपका अंशु अवस्थी जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान दूंगा। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले 30 घंटे में एक बड़ा हाई प्रोफाइल राजनीतिक टकराव हमें सदन के भीतर दिखा और बहुत वक्त के बाद ये दोनों नेता आमने सामने हुए, फेस ऑफ हुआ एक तरह से, और काफ़ी वक्त के बाद ऐसा हुआ है। आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? और प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो काम, त्रिपाठी जी क्या बोले थे प्राइम मिनिस्टर जी? त्रिपाठी जी पूछिए, बताइए जरा। नहीं, जो काम, कौन सा सवाल पूछ रहे हैं आप? जो काम, वो लाइन पूरी करिए। मैं मिस कर रहा हूं आपको ऑल कौन सा राइट। सवाल का जवाब। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जो काम भारत की जनता नहीं कर पाई, ईडी ने कर दिया। खान साहब, आप किधर हो? जी, आप किस साइड हो? देखिए ब्रजेश भाई, आज वाकई में पूरा स्पीच सुनने का मुझे मौका मिला और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के बातों को, लक्ष्यदार बातों को सुनने का वाकई में बेहतरीन मौका रहा मेरे लिए और मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं कह सकता हूं, भाई इको जरा ठीक करवा दीजिए। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूं, आप बोलते रहे। मैं कह सकता हूं कि झूठ वो बोले तो सच्चाई, सर झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उनके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। देखिए, अभी आपने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि साहब करारा जवाब दिया, लंबा जवाब दिया, विस्तृत जवाब दिया। अरे आप खुद ही कह रहे हैं कि लच्छेदार दिया, बढ़िया दिया, आप तो मोहर लगा रहे हो उसमें। जवाब सर, मैं मोहर नहीं लगा रहा हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं कि जो सवाल किया गया था जवाब तो आया नहीं। सिर्फ इतना जवाब आया कि मुझसे ज्यादा आपकी कमीज गंदी, बस इतना ही जवाब था। भाई सवाल क्या था, जवाब क्या रहा? भाई जो बड़े बड़े मुद्दे आए, तमाम आरोप लगाए गए, देश बड़ी उम्मीद लगाए हुए था कि कल जो सवाल किया गया था, आज माननीय मोदी जी उसका जवाब देंगे। ना जेपीसी की बात की, ना जांच की बात की, ना आरोपों का जवाब दिया, और इतने गंभीर आरोप जिसमें माननीय मोदी जी को खुद राहुल जी ने घेरा है बड़े स्तर पर। आप समझिए, जो आरोप लगाया गया, कहीं ना कहीं इसमें तो सरकार घेरे में है। सरकार तो को ये बताना बात लॉक चाहिए कर ली जाए कि जो हिंडनबर्ग ने, ईडी ने बना दी जोड़ी सर, वो गलत है और आप उस साइड हो सर, जेपीसी आपको चाहिए सर। सर देखिए, ये तो हथियार इनके पास सही है, ईडी सीबीआई सारी चीजें, उसका इस्तेमाल ये कर ही रहे हैं। तो सर एक हथियार आपके पास है, मैं आपको बताऊं क्या है। जनता उस हथियार का जवाब देगी, वो है इंडियन जुडिशियल प्रोसेस, जनता हथियार है, भारत की न्यायिक प्रक्रिया और अदालतें। मत घबराया करिए इन एजेंसी से, क्यों घबराते हैं? कोर्ट है, अदालतें हैं। नहीं सर,
सर समाजवादी लोग कभी नहीं घबराते हैं, वो तो जनता की अदालत में हमेशा रहते हैं, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और ईडी और सीबीआई। तो आप प्राइम मिनिस्टर के आज के एक बात स्टेटमेंट से सहमत हैं, असहमत हैं? आपकी स्टैंडिंग क्या है? सर सहमत होने का सवाल तब पैदा होता जब जवाब आता। जो सवाल किया गया था जवाब तो उसमें कुछ आया ही नहीं, और नैरेटिव अलग सेट कर दिया गया। नैरेटिव में कल से देख रहा हूं बीजेपी को कुछ प्रवक्ता कह रहे साहब ये अडानी से सवाल देश से सवाल है, अडानी से सवाल देश पे प्रहार है। मैं कह रहा हूं क्या अडानी देश है? क्या माननीय मोदी जी को अडानी ने चुना था कि देश ने चुना था? और अगर देश ने चुना था तो देश को जवाब दे माननीय मोदी जी, क्योंकि मोदी जी के ऊपर लोगों की निगाहें रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा आरोप है कि मोदी जी का साठगांठ रहा, तो वो जवाब देना चाहिए। तो इस और मुद्दे पर आप अगर कांग्रेस के साथ हिंडनबर्ग ने मजबूती से गलत खड़े। रिपोर्ट ओके। सबमिट किया मैं है आपका तो स्टैंड उसके समझ खिलाफ गया। माननीय मोदी जी क्यों नहीं मुकदमा करते हैं? ऑलराइट सर, मैं वैभव माहेश्वरी को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, आज कुछ मायूस और उदास से आप दिख रहे हैं, क्या राकेश त्रिपाठी के किसी बात से आप इतना मायूस हुए हैं? जी मैं सुन रहा था राकेश जी को। एक्चुअली बड़ा ही मायूसी हुई आज देश को, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल भी बहुत सारे लोगों ने ये जाहिर कर दिया था कि प्रधानमंत्री जब आप संसद में आज बोलेंगे तो उनके पास सिवाय बचकानी बातों के और कुछ होगा नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए एक आदमी, जब पूरी जनता सोशल मीडिया पर आप देखिए कि एक दिन पहले से ये कहने शुरू कर दे कि कल ये आकर इमोशनल ड्रामा करेंगे, इमोशनल कार्ड खेलेंगे। ये जो घोटाला इतना बड़ा हुआ है ना, इसमें मैथमेटिक्स है। इतने रुपए का ये साइफन किया, इतने रुपए का ये घोटाला हुआ। इसकी जांच करना बड़ा आसान है, बशर्ते कि वो जांच तब हो पाएगी जब लोगों को ये पता हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी या जो हमारी जो रूल कर रही है सरकार, वो इसके अंदर कोई हिस्सेदार नहीं है, वो उसका कम से कम इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन आज पब्लिक ओपिनियन भी ये कह रही है कि ये अब अडानी जी को कोई क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर का हाथ है, अडानी जी को कोई क्या, ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? और घोटाला एक कॉर्पोरेट ने किया, बीजेपी उसका डिफेंड कर रही है। क्या बीजेपी वालों की सैलरी क्या अडानी से आ रही है? क्या बीजेपी वालों को जो दाल रोटी चल रही है अडानी से चल रही है? क्या प्राइम मिनिस्टर की दाल रोटी अडानी से चल रही है? तो ये हो क्या रहा है? आप एक कॉर्पोरेट ने स्कैम किया तो है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर से आज उनकी स्पीच में? जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर से उनकी स्पीच में, प्राइम मिनिस्टर जो आपको लगा कि ये पार्ट मिसिंग है? वैसे तो मैं बताऊं ब्रजेश जी, प्राइम मिनिस्टर जी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। जो उम्मीद कर रहे थे वही उन्होंने किया। उनसे उम्मीद कर रहे थे किसी बाबा जैसा भाषण देंगे, इमोशनल करेंगे और चले जाएंगे, उन्होंने वही किया। उम्मीद लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर से ये की जाती है कि वो आकर किसी सॉलिड एश्योरेंस को देगा, कोई जांच की बात करेगा, कोई तो एक ऐसी बात बताएगा जो एश्योरेंस लगे कि हाँ भाई इस तरह के स्कैम नहीं होने चाहिए थे और आगे नहीं होंगे, इसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप लेने वाली है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वही किया जो बिल्कुल उनके साथ उम्मीद थी। इनको एक कमजोर प्रधानमंत्री माना जाता है कि अडानी का नाम आ जाए तो ये चुप हो जाएंगे। इनको एक कमजोर प्रधानमंत्री माना जाता है कि अगर दुश्मन देशों में चाइना का नाम आ जाए तो ये चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अपने मुंह अगर मियां मिट्ठू बनते रहो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आप कभी कह रहे हो कि मेरे आगे कोई नहीं था, मेरे पीछे कोई नहीं था। अरे आपके आगे पीछे कोई नहीं, क्यों नहीं था? पूरी सरकार आपके आगे चल रही है, पूरी बीजेपी आपके पीछे चल रही है, पूरा कॉर्पोरेट आपके पीछे चल रहा है। आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं करके आप स्कैम्स को छुपाने की बात करते हैं। ये तो बेहद बहुत ही उम्मीद थी कि इन प्रधानमंत्री तो से देखिए, आज अपोजिशन को लीड करते हुए बीजेपी से लड़ कौन रहा है? उस लड़ते हुए नेता का नाम है राहुल गांधी। आप नहीं है वहां पे, राहुल लड़ रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो उन्हें लड़ना चाहिए, वो एक ऑपोजिशन के लीडर है। लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं। आप कहां हैं? हम इस देश के नागरिक हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हम अपनी जगह लड़ रहे हैं, वो अपनी जगह लड़ रहे हैं, उनको लड़ना चाहिए। और क्यों नहीं लड़ना चाहिए? कांग्रेस आज ऑपोजिशन में बैठी हुई है, अगर वो आज लड़ रहे हैं तो 10 साल आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया? मैं इस मुद्दे की जांच का सपोर्ट करता हूं। हमारी पूरी पार्टी इस मुद्दे की जांच, हम तो पहले दिन से इस मुद्दे को उठाए बैठे हैं। सबसे ज्यादा एग्रेसिव हमें नोटिस आप आज कर रहे होंगे कि राहुल गांधी ने आज मुद्दे को उठा दिया, कोई खास बात नहीं है। आज आप राहुल गांधी और कांग्रेस को प्रेज कर रहे हो, पर दिल्ली में इनके एक पार्षद ने आपको हेलो तक नहीं किया, कांग्रेस वालों ने हेलो नहीं बीजेपी। विजय जी, हमारी ओपिनियन कांग्रेस के बारे में सिर्फ ये है कि ये वो मैं कोई झंझट नहीं करा रहा हूं, जिसमें जबरदस्ती का पानी फेंक फेंक के इनको ताजे दिखाने की कोशिश की जाती है। देश को ऑल्टरनेटिव चाहिए, बासी सब्जियां नहीं चाहिए। देश को अल्टरनेटिव की जरूरत है। आज राहुल गांधी ने ये बोल दिया, आज मोदी ने ये बोल दिया, उसी ठेले के पीछे खड़े हो सर। मैं कह रहा हूं ब्रजेश जी, आज राहुल गांधी ने ये बोल दिया और कभी मोदी ने ये बोल दिया, इनसे देश को अब आगे निकलना पड़ेगा। ये स्कैम पे स्कैम होते चले जा रहे हैं, ये लोग कॉर्पोरेट के चरणों में लेटे हुए।
तो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, आप राहुल गांधी के साथ हैं? ओके। ये जो स्कैम है इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कोई भी बड़े से बड़ा हाथ है उसको जेल जाना चाहिए। अरे सर, मेयर तो चुनवा नहीं पा रहे हो दिल्ली में। आप ये तो देख तो लोगे, इस देश में चुनाव का कोई मीनिंग रह गया है क्या? 3-3 मीटिंग हो रही है, 105 सीटों वाले 135 पे भारी पड़ रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे। ये कितना शानदार इस्तेमाल चल रहा है एजेंसियों का, लोकतंत्र का तमाशा बना के रखा है संवैधानिक संस्थाओं का। ये और प्रधानमंत्री जी बड़े ढंग से इसकी अगुवाई कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन एक पार्षदी तक में उनका इतना मन लगा सर, पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस लेके उस दिन आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जी। सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस लेके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसका खामियाजा आज भी भुगत रहे हैं कि मैंडेट होते हुए भी आपका मेयर नहीं है। दोबारा जाएंगे कोर्ट, अगर जाना पड़ेगा दोबारा भी जाएंगे। न्यायालय फिर पिटीशन वापस लेंगे सर? न्यायालय का रास्ता हमेशा खुला हुआ है, लेकिन ये हमें उम्मीद थी कि कम से कम लोकतंत्र का कहीं तो कोई सम्मान करेंगे, लेकिन ये पार्टी तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं करती है। इनके तो प्रवक्ता भी इतनी बेशर्मी से बात करते हैं, वो बापू आसाराम जी जैसा वो भाषण दे रहे हैं, ऊपर से उनको आके तारीफें की जा रही हैं उनकी। क्या मतलब है? देश को क्या मिला आज के भाषण में प्रधानमंत्री के, सिवाय इसके कि मैं अडानी के साथ खड़ा हूं, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। यही तो मिला है देश को। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत ही जाने माने पत्रकार आलोक कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आलोक जी शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि कल और आज ये दोनों हाई प्रोफाइल स्पीचेस जो पार्लियामेंट के भीतर हुई हैं, पूरे देश भर की उस पर निगाह थी। और अमूमन मैंने आज जिससे भी बात की, सभी ने दोनों स्पीचें देखी और आपस में तुलना की। एक पत्रकार के रूप में दोनों नेताओं के, राहुल गांधी के स्टेटमेंट और प्रधानमंत्री के जवाब को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं, कैसे उसको विश्लेषित करते हैं? देखिए, विश्लेषित करेंगे तो दो मसला है। राहुल गांधी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के बजाय जो तात्कालिक मुद्दा, जो सबसे बड़ा कंसर्न का मुद्दा था, जो दुनिया जहां में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कंसर्न का मुद्दा था, अडानी के घोटाले का मुद्दा था, उसे उन्होंने राष्ट्रपति का अभिभाषण को नजरदार करके उस मुद्दे पर फोकस करने का काम किया, जो राहुल गांधी की काफी हद तक परिपक्वता को दर्शाता है कि किस विषय को उछालना चाहिए, किस वक्त पर बोलना चाहिए। इससे पहले वो ऐसा करते कभी नजर नहीं आ रहे थे। और उनका पूरा कल का जो भाषण था सिर्फ और सिर्फ इस मसले पर था कि कैसी दोस्ती है, कैसी यारी है, कैसी गड़बड़ियां हैं, क्या हो रहा है, जो एक कंसर्न का मामला है। और उतनी ही चालाकी से आज जब प्रधानमंत्री बोलने आए तो उनका प्राइम फोकस 2024 का लोकसभा चुनाव था। वो बिल्कुल इस अंदाज में बात कर रहे थे कि दशकों की लड़ाई होनी चाहिए और जो दशक पिछले कांग्रेस ने जीता है, अब एक दशक इनको भी चाहिए, और उसकी तुलना में उतर आए थे। तो एक इनके ऑरेटेशन की या इनकी जो वाक्पटुता की तुलना आज की तारीख में नहीं है पार्लियामेंट में, ये बात मान लेनी चाहिए। या भारतीय राजनीति में इतना ओजस्वी और इतना व्यवस्थित वक्ता नहीं आया कि जो मोटे तौर पर आप जब विश्लेषण की बात करेंगे तो दो बहरों और गूंगों की बातचीत थी, जिसमें एक दूसरे की बात सुनने के बजाय दोनों अपनी अपनी बात कहा करते हैं। तो राहुल गांधी ने भी अपनी बात कही और उस बातों में से किसी बात को पकड़ने के बजाय प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपनी ही बात की जो उनके लिए जरूरी था। और जरूरी यह था कि 2024 का चुनाव उनके लिए ज्यादा जरूरी लग रहा है। अब इस साल जो 9 विधानसभाओं का चुनाव होने हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखते। दरअसल आपके मुताबिक राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कौन ऐसे हैं जो अपनी बात जनता को समझाने में कामयाब रहे? जाहिर तौर पर दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने मैदान में चल रहे हैं। राहुल गांधी की बातचीत के बाद जिस ढंग से पूरे देश में एक माहौल सा बना और प्रदर्शन हुए, ऐसा नहीं हो रहा था पिछले कई सालों से, तो वो भी अपने हिसाब से अपने कैडर के बीच में ये बात बताने में संभव रहे, विपक्ष के लोगों को बताने में सफल रहे कि भाई विपक्ष से अगर कोई उम्मीदवार बन रहा है तो राहुल गांधी ही है, वो एक अलग मोर्चा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने बिल्कुल बेखौफ होकर के नजरअंदाज कर दिया कल के प्रकरण को या पिछले 15 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है देश में, उस पूरे प्रकरण को उन्होंने नजरअंदाज करते हुए उस प्राइम फोकस पे बात किया कि 2004 से 2014 तक सबसे बड़ा भ्रष्टकाल था, उसके बाद कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं और 2024 में चलते हैं और 2030 तक ये जो दशक है ये भारत का दशक होगा। क्या आप ये मानते हैं बात को और इस बात को आप कैसे एनालाइज करते हैं? इसमें आप जनता के बीच में दोनों की बात पहुंच रही है। राहुल गांधी का जो राजनीतिक कद है वो पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है और अब वो विपक्ष के अनडिस्प्यूटेड और सबसे स्वीकार्य नेता हैं अपोजिशन में।
निसंदेह अपोजिशन के आज की तारीख में सबसे मेहनती नेता के तौर पर राहुल गांधी ने खुद को साबित किया है और लगभग जो सोई हुई कांग्रेस पार्टी थी उसको, उनके वर्करों को दिखाया है कि उसका नेता पदयात्रा के जरिए ही सही या जैसे भी सही मेहनत कर। एक और सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाकर सभी विपक्ष को अपने साथ खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया है कि विपक्ष के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय राहुल गांधी के साथ खड़े होने के? क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि ये सब इकट्ठे हो गए हैं। राहुल गांधी वो दिख रहे हैं कि कोई भी एजेंसी हो, हाँ कोई भी एजेंसी हो, उससे वो बेखौफी से लड़ने के लिए तैयार हैं। आज की तारीख में विपक्ष के कई दलों के नेताओं के पास, आप हो या टीएमसी हो, उन नेताओं के पास ये हनक कमजोर होता जा रहा है और उसके बीच से राहुल गांधी जिस ढंग से बाहर निकल के आ रहे हैं तो वो दिख रहा है कि हाँ, जो लड़ाई के मैदान में एक योद्धा के तौर पे खड़े होने की जरूरत है, एजेंसी से डरने की जरूरत नहीं है, नेता जनता को बताने की जरूरत है कि मैं सबसे निडर व्यक्ति हूं। इस मामले में राहुल गांधी काफी हद तक खुद को मैच्योर करते हुए साबित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये कल से और आज के बीच जो ये हाई प्रोफाइल टकराव और स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट के भीतर हुए हैं, पूरे देश भर की उस पर निगाहें रही हैं। आपने इसको किस तरह से समझा? आपका एनालिसिस क्या कहता है? और दोनों में से कौन कौन अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहा? देखिए, ये जो लड़ाई है ये भारत के बजाय विदेश के एक रिपोर्ट से शुरू हुई और लोगों की जो राय है, चर्चा है, वो ये मानते हैं कि ये उद्योग जगत की लड़ाई है और उस लड़ाई में सरकार को घेरने का और सरकार के ऊपर जवाबदेही तय करने का एक अवसर मिला है कांग्रेस को। प्रधानमंत्री ने आज राहुल गांधी के किसी सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धियों के साथ साथ कांग्रेस राज के तमाम विफलताएं और भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र जरूर किया और एक दशक और उस दशकों में क्या क्या हुआ उन सब चीज़ों पर भी उन्होंने बात कही। देखिए, ये लड़ाई 2024 के चुनाव की लड़ाई है और 10 साल हो जाएंगे मोदी सरकार को। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा बड़ा घोटाला कभी सामने नहीं आया, जैसे 2G स्पेक्ट्रम हो गया हो, कोई कोयला घोटाला हो गया, पूरे देश में आग लग गई हो और कांग्रेस जैसे घिर गई थी। तो अब एक मौका उनके पास आया कि भाई ये जो अडानी के बहाने सरकार को घेरा जाए, ये एक बड़ा मौका कांग्रेस अपने लिए ये देखती है। अब इस पर देश में जनता में राय है, दुनिया में तस्वीरें आ रही, अखबार पे, मीडिया में हर जगह चीज़ें आती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि टीवी में, अखबार में चेहरा चमकाने के बजाय देश की साख किस तरह से ऊपर गई उस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने G20 का जिक्र किया, देश की गरीबी का जिक्र किया, राष्ट्रवाद की बात कही और भारत के स्वाभिमान पर वो ज़्यादा बोले। गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए तो उन्होंने चर्चा की, लेकिन ये बात निकल कर आती है कि मोदी की जो ताकत है वो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती ख्याति, 5 किलो राशन और 500 रुपया किसान सम्मान निधि महीना, ये सब उनके पास काफ़ी, उज्ज्वला योजना, बहुत सारे हथियार हैं। और ये हर कोई जानता है। देखिए वीरजी जी की मोदी सरकार में बहुत घोटाला नहीं हुआ, लेकिन कहीं लंगड़ी सरकार मिली तो गिरा के अपनी बना लिए। वहाँ ये कोई चूके नहीं, वहाँ कोई धर्मात्मा नहीं बने। तो सियासत में इन्होंने अपना हर मौका भुनाया है, कोई भी होता भुनाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के भाषण में हिंदू मुसलमान पर कोई जिक्र नहीं आया, ये भी एक देश के लिए अच्छा मैसेज गया। और दूसरी सबसे बात राहत की सांस कांग्रेस ये ले कि मोदी जी ने नेहरू को कहीं आज घसीटा नहीं किसी भाषण में, मनमोहन तक ही वो सीमित रहे और इंदिरा गांधी के बाद तक का ही पीरियड आया चर्चा में। तो ये जो राहुल गांधी के सवाल थे वो सवाल रह गए और इस देश में उद्योगपतियों, पूंजीपतियों की संख्या बढ़े लोग चाहते हैं। लेकिन लोगों ने ज़रूर महसूस किया कि आज प्रधानमंत्री ने रेडियो और टीवी इनसे मन की बात से निकलकर जनता के मन की काफ़ी सारी बातें कहीं और अच्छा भी लोगों को लगा, महसूस किया। लेकिन ये बात साफ है
कि एक दल अपनी कुर्सी को बचाने में लगा है और एक दल इस देश में कुर्सी को पाने में लगा है, और दोनों के नेताओं के अपने अपने तर्क हैं, और इन तर्कों से वो भारत की राजनीति के जो इतिहास को, भूगोल को, समाजशास्त्र को बदलने की बड़ी बड़ी जो बातें होती रहती हैं वो हम गांव की तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां नालियों, सड़कों, बिजली, खड़ंजा और लोगों की बेरोजगारी की आलम स्थिति वही है। और देश की संसद से जो दावे होते हैं, जो बंटवारा और नफरत की सियासत है, वो जो नीचे के स्तर पर जिलों में है वो भी बरकरार चली आ रही है। भेदभाव, अशिक्षा, दुर्दशा, ये सभी बातों पर गौर करना होगा। हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि लोकतंत्र में जनता तो बामालिक है, लेकिन जब एक बार बहुमत दे देती है, किसी सरकार को ताकत दे देती है, तो वो सरकार चाहे राष्ट्रहित की बात करे, चाहे स्वयं के हित की बात करे, 5 साल आप उस पर बहुत ज़्यादा उंगली नहीं उठा सकते, 5 साल टोका टाकी नहीं चल सकती। तो विपक्ष में हो तो भाई, जब आप सत्ता में थे तो आपने भी यही सब किया था। मोदी तो 10 साल से आए हैं, 50 साल वालों ने बहुत कुछ किया है, उनको भी तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा, अपना पुराना अगला पिछड़ा। आज इसी कारण से तो कांग्रेस को बीजेपी खलनायक बनाती है हर जगह कि तुमने इमरजेंसी लगा दी, तुमने इस देश में लोगों को मारा पीटा, जेल में डाला, तमाम सारे इस देश में स्थितियां बनी, घोटाले हुए, सुखराम जैसे लोग नोट के बिस्तर पर सोते रहे, तमाम सारी चीज़ें आई। लेकिन अच्छा है कि संसद में अभी भी एक दूसरे का सम्मान बचा है और हास परिहास हो जाता है। वो सर्वोच्च जगह है, वहाँ पर सरलता, सादगी और राजनीति का जो मैसेज होना चाहिए वो स्पष्ट रूप से आना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि वो कह कर हम दिल को बहला रहे हैं कि वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये सुनते हम जा रहे हैं। भाई बात तो सही है, कांग्रेस के तो दुर्दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। पैदल भी चल लिए, दाढ़ी भी बढ़ा ली, अब लगता है राहुल गांधी कोई दूसरी यात्रा हो सकता है इस देश में शुरू करें। एक तो उनकी यात्रा हो गई, अब उस पर चल रहा है चीज़ें। ब्रजेश जी, मोदी की बड़ी आलोचना होती है, एक बड़ा व्यंग है, शंभू शेखर ने लिखा है, आज उसको सुनिएगा, मजा आएगा। शंभू शेखर ने कहा है कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, और ऐसे ही मोदी जी हम नाराजगी अपनी जताते रहेंगे, और जब तक नहीं आ जाते खाते में 15 लाख, मोदी जी तुम्हें हम हर साल जिताते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, एक कमाल की बात यह है कि दोनों पार्टी के जो हाई प्रोफाइल लीडर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, दोनों के पास सोशल मीडिया पर अपना गजब का इकोसिस्टम है। दोनों जब बोलते हैं तो उनके समर्थक कहते हैं वाह 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 वाह, क्या हमला किया, दूसरा कहता है क्या करारा जवाब दिया। दोनों के पास ऐसा इनफ पॉलिटिकल इकोसिस्टम है जो लोगों की जन धारणा में, पब्लिक परसेप्शन को बदलने की कोशिश करता है। हावी कौन कैसे होता है इसका पता तो चुनाव में चलता है जब वोटिंग होती है। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी का बढ़ता हुआ कद कांग्रेस और विपक्षी दलों का या एंटी बीजेपी लोगों का इकोसिस्टम आपको बेचैन करता है, परेशान करता है? राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी का कद घटा है। सर, आप ही ने जब से राहुल गांधी आपने कांग्रेस कहा पार्टी सबसे में बड़े प्रभावी लीडर हुए हैं। हैं, कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है। नहीं, कांग्रेस पार्टी के भीतर है वो, कांग्रेस पार्टी के भीतर तो जन्मना है ना, वो तो गांधी नेहरू खानदान में जो भी जन्म लेगा वो पार्टी का नेता होगा, और पार्टी की इसी प्रकार की पद्धति है। पहले राउंड में आप ही ने कद बढ़ाया राहुल गांधी के साथ। पार्टी को खूब काम खड़ा कर लें। नहीं, वो हमने बिल्कुल नहीं बढ़ाया। मैंने कहा कि कांग्रेस देश में विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस के भीतर सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। ये अंशु अवस्थी इस बात से नकार नहीं सकते हैं, भले मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए हों, लेकिन राहुल गांधी से बड़े नेता वो नहीं हो सकते हैं। राहुल गांधी पार्टी के सबसे बड़े अब आ जाइए सर, ये इकोसिस्टम पे सर, और आपका इकोसिस्टम मजबूत है या आपके ऊपर इकोसिस्टम में भारी है? ये
हम तो चाहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम आज भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है और भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और भारत ने आज 150 देशों को आज कोरोना की वैक्सीन देकर के एक बड़ा उदाहरण सेट करने का काम किया। अवस्थी जी रुकिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। अवस्थी जी बहुत सारी बातें कह रहे थे, अंशु जी बहुत सारी बातें कह रहे थे कि वो अडानी 600 नंबर पर था और 600 नंबर से इस पर आ गया। अंशु जी, जैसे अडानी, ये वाली डिबेट नहीं, आप कृपया अपनी बारी का इंतजार कर लें। की पुरनिया चौक पर नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। यस राकेश जी कंटिन्यू। अवस्थी के घर के अब ब्रजेश जी ऐसा लग रहा है ना कि अडानी पर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वो अंशु अवस्थी जी के घर के पास अलीगंज में पुरनिया चौक पर सब्जी का ठेला पहले लगाया करता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने उसको सब कुछ बहुत कुछ दे दिया। अरे भाई अशोक गहलोत जी से पूछे जाकर अपनी बारी में बोलना। अंशु मैं आ रहा हूं, कोई चाय की दुकान पर चर्चा नहीं, मैं दूंगा, आप अपनी बारी में बोल लेना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा वो इको सिस्टम वाला आप बार बार स्किप कर रहे हो, उसका सामना क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जेपीसी की जांच जिस पर करने के लिए कह रहे हैं उसमें लखनऊ के जेसीपी से जांच, यानी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की जांच तो होनी नहीं चाहिए। अरे कुछ एविडेंस लाइए, कुछ तथ्य लाइए, कुछ साक्ष्य लाइए, कुछ बात में दम लाइए। मैं तो चुनौती देकर कह रहा हूं, आपकी इस डिबेट में वैभव माहेश्वरी हो या अंशु अवस्थी हो, इनसे जरा घोटाला समझ लीजिए कि कितना घोटाला। सर उनका एक मेयर तो चुनने नहीं दे रहे हो, उनका तो अलग ही मसला है, उनका तो एड्रेस कर नहीं रहे हो इशू। नहीं, उनका मसला यह है कि कैसे ये इनके प्रकारेण सत्ता आ जाए, और सत्ता जैसे दिल्ली में मिल गई आम आदमी पार्टी को, जो आप अब राजनीतिक पाप बन गई है ना, कि कैसे शराब और पाप हैं दोनों एक ही मंत्री कैसे चलाए। आपकी ये भाषा बहुत कठोर है। आम आदमी आप पाप नहीं है, एक राजनीतिक दल है और डेमोक्रेसी में सबको लड़ने का हक है। भाषा जरा देखिए, आप हार गए इनसे तो आप ऐसा पाप नहीं कह सकते। नहीं, ये असल में जो स्कूल और अस्पताल खोलता है बीजेपी के लिए हार नहीं गया। अभी गुजरात में देखिए, आ रहा हूं वैभव जी, आ रहा हूं, बस थोड़ी देर में रिकॉर्ड बना दिया जमानतें जब्त कराने का। यहां जहां से वैभव माहेश्वरी नेता ना, एक जमानत नहीं बचा पाए, जमानत जब्त करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसलिए तो सर चुनाव करा लो ना, दिल्ली में डर किस बात का है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात, अरे सर करा लो चुनाव, डर किस बात का है? हम कभी चुनाव से हरा दो वैभव माहेश्वरी को, लेकिन दिल्ली में मेयर वाला चुनाव करा लो। नहीं, डिस्टर्ब तो आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी डिस्टर्ब कर रही है। भाई ये जीत लेना, इनके पास संख्या बल है, जीत ले चुनाव, जीत 105 आदमी का ये मेयर। अंशु अवस्थी, थैंक यू राकेश जी, इनके पास खुद नंबर अब धैर्य से सुनिए दूसरा पक्ष है। ओके अंशु अवस्थी, गो अहेड, आपकी जो शिकायतें अब रखिए, बोलिए क्या कह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो आज गुस्सा है, जो आपके डिबेट में समय जाया हो रहा है, वो जायज है। उसके पीछे कारण है कि आज इनका नेता जिन मुद्दों पर देश प्रतीक्षा कर रहा था कि आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुझे भी बहुत वो थी कि प्रधानमंत्री जी क्या इस पर बोलेंगे। जिस तरीके के फोटोग्राफ सोशल मीडिया में चल रहे हैं, वो जहाज में ऐसे बैठे हुए हैं, अडानी जी की तरफ देख रहे हैं, अडानी जी उनकी तरफ देख रहे हैं, तो बड़ी उम्मीदें थी। उस पर जब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो भाजपा के नेताओं में भी निराशा हुई। देखिए सभी समझ रहे हैं कि आज का जो संसद में प्रधानमंत्री जी का भाषण था वो सीधे तौर पे गैर जिम्मेदाराना था। वो अगर वो जिम्मेदार तरीके क्या से गैर जिम्मेदाराना था, थोड़ा उसको डिटेल में बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए इतने सारे आरोप जो सबूत के साथ हैं, जो तथ्यों के साथ हैं, आंकड़ों के साथ हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ ना बोल के सिर्फ एक उस तरीके की भूमिका, जिस तरीके का उनका एक चुनावी अंदाज उस तरीके से कर रहे थे। आज देश के लोग उससे काफी नाउम्मीदी लोगों को हुई है। बड़ी उम्मीद थी, लोग निराश, क्योंकि लोग जानना चाहते थे आखिर देश में आपने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। आपके नोटबंदी और जीएसटी से प्राइम मिनिस्टर ने एक शेर बोला है कि ये कह कहकर हम दिल को बहला रहे हैं कि वो अब चल चुके हैं और वो अब आ रहे हैं। ब्रजेश जी आएंगे कब आप? ब्रजेश जी अगर उनके पास जवाब, सर अब आ जाओ, अब कूद जाओ छत से सर। अगर उनके पास जवाब होते तो वो जरूर मुद्दों पर बात करते। टूट जाएंगे। उनके पास नहीं है जवाब बेरोजगारी को लेकर, उनके पास नहीं है जवाब, वो बोलना नहीं चाहते क्योंकि उनको सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर जो अडानी जी देते तभी वो बोलते हैं। वो नहीं, ये अरे आज तो सदन में कुछ नहीं था, आज बिना प्रॉम्प्टर के कैसे चल गया? 14 से पहले की बात करते हैं, आज था नहीं वैसे। ये नहीं बताना चाह रहे हैं जो अडानी के जहाज से प्रधानमंत्री जी घूम रहे थे उसका पैसा किसने दिया? क्या अडानी ने दिया था या भारत सरकार ने दिया था? तो सीधे जनता के मुद्दों पर आज राहुल गांधी जी जो लगातार जनता के मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी जो आपने डिबेट आज रखी, मैं 10 सेकंड में कंक्लूड करता हूं जी।
राहुल गांधी जी ने विपक्ष को एक ताकत दी है, इस देश के लोगों को एक दिशा दी है कि कितनी भी मजबूत सरकार हो, भारत का संविधान इतना मजबूत है कि इस सरकार से लड़ा जा सकता है। धन्यवाद अंशु कोई अवस्थी भी जी, एजेंसी शुक्रिया, हो, धन्यवाद। उससे डरने की जरूरत तो नहीं मैं है। आउट ऑफ टर्न वैभव महेश्वरी को आमंत्रित करता हूं। देखिए, मैंने आपत्ति की वैभव जी जब इन्होंने कहा कि आप पाप है। डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको भारत निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी हो, वो चुनाव लड़ रहा हो, जीत रही हो पार्टी, हार रही हो एक अलग विषय है, लेकिन उसको अपमानजनक टिप्पणी की इन्होंने, मैंने इसके लिए इनको टोका भी। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? नहीं, मैं तो स्वागत करता हूं इसके स्टेटमेंट का। इन्होंने पाप इसलिए कहा कि इकलौती एक पार्टी है जो मतदाताओं को समझदार बनाने के लिए कम से कम स्कूल खोल रही है, उनको कॉलेज बना रही है, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट कर रही है उनका, जिससे कि वो समझदार हो जाएं और वो ये समझ पाए कि वोट किन मुद्दों पर देते हैं। वोट 5 किलो राशन के थैले के ऊपर नहीं देते हैं, वोट धार्मिक सद्भाव की बात पर देते हैं, धार्मिक बैर पैदा करने पर नहीं देते हैं, नफरत की बातों पर नहीं देते हैं, फर्जी डिग्री पर नहीं देते हैं। तो फिर इनकी चाहे नजर जैसे में इमोशनल आप पाप जुमलों पर कैसे नहीं हो देते सकता हैं। है? ये इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, और एजुकेशन देंगे तो ये सारा वोटर हो जाएगा समझदार, तो बीजेपी के लिए तो पाप हो गया ये। अब ये 105 आदमी लेकर वहां शोर मचाते हैं दिल्ली की काउंसिल में, वो कहते हैं कि मेयर हमारा बनेगा, तो ये तो पाप हो गया कि आपकी 135 सीटें आ गई। ऐसे में सीबीआई की जरूरत पड़ जाती है, फिर ईडी की जरूरत पड़ जाती है, इमोशनल ड्रामे की जरूरत पड़ जाती है, एलजी की जरूरत पड़ जाती है। तो पाप तो है ही है। आप अच्छी भली नफरत की दुकान चल रही है, अच्छी भली अडानी की दुकान चल रही है, उसके बाद में आप स्कूल खोलने की बात करने लग जाते, आप पढ़ाई लिखाई करा रहे हो। रोजगार की बात कैसे हो सकती है इस देश में, जब जिस देश का प्राइम मिनिस्टर कभी एजुकेशन की बात ही नहीं करता है। जब एजुकेशन नहीं होगी, आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो रोजगार की बात इसीलिए आप अडानी वाले मसले पर इनके ऊपर बहुत हमलावर हैं, संजय सिंह वगैरह, या मेयर वाला मसला रिजॉल्व हो जाए तो मतलब ठीक है। तब ये देखिए, मेयर तब का तो मसला कांग्रेस के साथ छोड़ोगे? जगह है ब्रिजेश जी, मेयर का मसला अपनी जगह है, दिल्ली का मसला है, वो डील कर रहे हैं, लेकिन ये देश को चूना लगाया है और बहुत खुल के लगाया है, और इस पे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, इस पे उसके साथ में खड़े हो गए। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इनकी वहां से सैलरी आती है, और उनके शेयर के जब प्राइस बढ़ते हैं तो इनको बोनस मिलता है, उनके शेयर के प्राइस गिर गए तो ये उसको देश को जिम्मेदार, वो विदेशों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कमाल है। आप जाके पूरे दुनिया में तो आप जा रहे हो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो। आज दुनिया ने आपके ऊपर कमेंट कर दिया तो आप कह रहे हो देश पे हमला हो रहा है। असल में अडानी का जो स्कैम है वो देश के ऊपर हमला है, अडानी की जो घोटाले हैं और उसको जो पीएम साहब कवर कर रहे हैं वो देश के ऊपर हमला है। ढंग से जांच हो जाए, कम से कम 200 बहुत शुक्रिया साल की जेल आपका होगी। अजीज खान जी। क्या राहुल गांधी विपक्ष के सर्वमान्य और स्वीकार्य नेता अब बन चुके हैं? आप उनके अपोजिशन के, उनकी लीडरशिप को आपकी पार्टी एक्सेप्ट करती है या नहीं? देखिए ब्रजेश भाई, पहले एक सवाल का जवाब हम लोग तय कर लें कि आज अभी लगातार चर्चा हो रहा है कि साहब मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। सर इसको कहते हैं इको बहुत आ रहा है, प्लीज मुख्य सवाल से स्किप कर जाना। जवाब नहीं दिया। बोले नहीं सर, मैं स्किप कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो मुद्दे पे ही आऊंगा। सर मुझे बोलने दें प्लीज। सर मैं कह रहा था, ये बिल्कुल माननीय मोदी जी ने जो आज काम किया, जवाब नहीं दिया सवाल का, ये बिल्कुल ठीक काम किया। इसलिए ठीक काम किया, मैं मानता हूं, एडमिट करता हूं, हर शख्स अपने मित्र को बचाता है, और अगर उन्होंने ये काम किया है माननीय मोदी जी ने, तो इसमें क्या बुरा किया? मुझे तो कहीं बुराई नजर नहीं आ रही है भाई। उन्होंने मित्र को सेव किया, उस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बात के लिए चिंतित है कि जो आज 45 करोड़ जो एसबीआई के अकाउंट होल्डर हैं, 30 करोड़ एलआईसी के अकाउंट होल्डर हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है अडानी के शेयर में, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चिंतित है बड़े स्तर पर, क्योंकि आज लोगों का पैसा लगा हुआ है और वो पैसा डूब रहा है। माननीय मोदी जी को चूंकि शेयर होल्डर कहीं ना कहीं पैनिक है, अगर कम से कम आश्वासन दे देते, सदन में बोल देते, तो जो शेयर लगातार उल्टा सर्किट लग रहा है, लोअर सर्किट लग रहा है, वो रुक जाता। कम से कम देश का पैसा जो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं पैनिक स्टेज में, वो पैनिक स्टेज अब सर वो जो स्किप कर दिया उसका जवाब दे दो सर, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएं। मोदी जी को पहली बात नहीं सर, हम उसी का जवाब दे रहे हैं। सर देखिए एक बात बताऊं, देखिए माननीय राहुल गांधी जी अपने पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। हम अपने नेता का सम्मान करते हैं। हमारे नेता लगातार जो है वो आज सत्ताधारी पक्ष से लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं,
गरीबों का, दलितों का, मजदूरों का, जरूरत थैंक यू अजीज खान जी। आलोक कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी ने विपक्ष को जोड़ने में कामयाबी हासिल की है या नहीं, या अभी भी विपक्ष बिखरा हुआ है? एक राजेश भाई सीधे बोले तो विपक्ष को जोड़ने में कामयाबी के बजाय विपक्ष के बीच से वो एक ताकतवर और पहले की तुलना में ज्यादा ताकत लेकर के उभरे हैं और शत्रप हैं बहुत चारों तरफ फैले हुए। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार सिर्फ इस उम्मीद से बाहर आए थे निकल करके कि उनको विपक्ष का नेता चुन लिया जाएगा। यही स्थिति समाजवादी पार्टी की है, यही स्थिति ममता बनर्जी की है, यही स्थिति क्या बीजेपी को आम आदमी पार्टी राहुल गांधी से की चिंता करनी चाहिए? यही स्थिति राहुल गांधी की चुनौतियों की चिंता करनी तो चाहिए? वहां पर केसीआर की है। और इन सब के बीच में राहुल कौन विपक्ष का सर्वमान्य नेता होगा या सबसे ज्यादा चुंबकत्व किसमें होगा और कौन सबको समेट करके आगे निकलेगा, इसकी एक अंदरूनी प्रतिस्पर्धा है। और उस प्रतिस्पर्धा में फिलहाल जिस मोड़ पे हम आप बात कर रहे हैं, ये मोड़ ऐसा है कि कुछ महीने रह गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के। उससे पहले विपक्ष में तय होना है कि इनको नेता कौन बनाएगा, विपक्ष नेता कौन होगा। तो उस लिहाज से राहुल गांधी आगे निकल के आते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने एक बेहद राजनीतिक और चर्चित मुद्दे पर अपनी अपनी बोल्ड ओपिनियन प्रस्तुत की। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस समसामयिक पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।